वेलकम टू जीरो IAS। मेरा नाम समृद्धि है। मैंने CDPO का इंटरव्यू एक बार और BPSC का मेंस 3 बार दिया है एवं 67th BPSC के लिए मेरा इस बार इंटरव्यू में चयन हुआ है। 69th BPSC के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं एक सीरीज़ लेकर आई हूँ। आज के इस सीरीज़ में मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिख साम्राज्य से। सिख साम्राज्य की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी और इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माँ का नाम तृप्ता देवी था। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था और तलवंडी में हुआ था। सिख साम्राज्य, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें मुख्य रूप से 10 गुरु हुए थे। तो सिख साम्राज्य के सबसे पहले गुरु नानक देव, जिसके पिता कालू मेहता तथा माँ तृप्ता देवी थी, इन्होंने गुरु की लंगर व्यवस्था, जिसमें मुफ्त में जो निःशुल्क सहभागी भोजन के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत की थी। और इसी निःशुल्क लंगर को स्थायी रूप से बनाने का कार्य गुरु अंगद देव ने किया था, जो सेकंड गुरु थे। इनकी जीवनी भी लिखने का काम गुरु अंगद देव ने किया था, जिन्हें गुरुमुखी लिपि के शुरुआत करने के रूप में जाना जाती है। इनके समकालीन कौन थे? तो समकालीन में आप जानते हैं हुमायूं एवं बाबर और हुमायूं दोनों जो है गुरु नानक देव के साथ में उनके समकालीन थे। साथ ही इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी। सेकंड गुरु का नाम गुरु अंगद था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गुरु अंगद देव है। इनके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। साथ ही इनका बचपन का नेम लहना था और लंगर व्यवस्था को अस्थायी करने में इन्हीं का हाथ था। साथ ही तीसरे गुरु के बारे में पढ़ेंगे तो तीसरे गुरु अमरदास थे, जिन्होंने 22 गद्दी पर एक महंत व्यवस्था की शुरुआत की थी। तीसरे गुरु का नाम गुरु अमरदास और उसके बाद चौथे गुरु हुए गुरु रामदास। और इन्होंने अपने बेटे को उसके बाद गुरु अर्जुन देव को उसका गुरु पद प्रदान किया था। इसीलिए इसको पैतृक गुरु पद बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो गुरु रामदास को जाता है। इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी और साथ ही गुरु रामदास को उनकी जो पत्नी थी बीबी भानी, उन्हें अकबर ने बहुत सारे गांव दान में दिए थे। जिस गांवों को दान में दिया गया था, वहां पर अमृतसर नगर की बाद में स्थापना की गई थी। पांचवें गुरु का नाम अर्जुन देव था, जिन्होंने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, जिसमें गुरु नानक के प्रेरणा पद गीत और उनके जो प्रार्थनाएं हैं वो शामिल है। इसे इस रूप से इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर ने किसे मृत्युदंड या फिर फांसी देकर के मरवा दिया था। तो जहांगीर ने खुसरो, इसके जो पुत्र थे जहांगीर के पुत्र खुसरो ने एक बार विद्रोह किया था, जिसे अर्जुन देव ने सपोर्ट किया था। इस वजह से गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। उसके साथ ही दशांश कर, उसे भी किसने स्टार्ट किया था? तो गुरु अर्जुन देव। तो दशांश मतलब 10 होता है, तो उसका आधा यानी कि 5th। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि दशांश कर को किसने शुरू किया था? तो 5वें गुरु। और 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव थे। छठे गुरु का नाम गुरु हरगोविंद है, जिन्हें अकाल तख्त शुरू करने के लिए जाना जाता है। अकाल तख्त मतलब हो गया जो उनका पैतृक वाला होता है ना, राजसी गद्दी, वो वाला स्टार्ट करने के लिए इनको जाना जाता है। अकाल तख्त की शुरुआत की थी। साथ ही नगाड़ा बजाने का भी कार्य जो है गुरु हरगोविंद करते थे। इन्होंने अपना जो साधु संत वाले वस्त्र होते हैं उसको त्याग कर राजसी वस्त्र पहनने स्टार्ट कर दिए थे। तो कहा जाता है कि कौन से गुरु थे जिसने राजसी वस्त्र पहना था? तो गुरु हरगोविंद था। उसके साथ ही सिखों को सैनिक बनाने का कार्य भी किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद जी ने किया था। 7वें गुरु के बारे में जानते हैं। 7वें गुरु का नाम गुरु हर राय था, जिन्हें दारा सिखों को आशीर्वाद देने के लिए उन्हें याद किया जाता है। दारा सिखो, आप जानते हैं कि ये कौन थे? तो औरंगजेब का जो भाई था वो था दारा सिखो। और साथ ही इसको दारा सिखो को इस रूप से भी जाना जाता है कि इसने अकबर के नाम से सिर्रे अकबर के नाम से एक ग्रंथ लिखा था, जो कि उपनिषद पर आधारित था, जिसका नाम था सिर्रे अकबर। नाम याद रखेंगे, सिर्रे अकबर किसने लिखा था? तो दारा सिकोह ने कहा था। दारा सिकोह को एक महान हिंदू के उपनिषदों के ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता था। इसके साथ ही 8वें गुरु का नाम गुरु हरकिशन था, जिनकी मृत्यु जो है वो चेचक से हो जाती है। बचपन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और वो चेचक से हो जाती है।
नौवें गुरु जो है वो तेग बहादुर थे और इन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था। और कहाँ पे मरवाया था? तो एक शीशगंज नामक जगह थी, वहाँ पर जो है इन्हें मरवा दिया था। यहाँ पे कहा था इन्हें कि आपको जो है सिख धर्म को छोड़ करके आपको इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करना है। तो इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से इन्हें मरवा दिया गया था। और जब वो लास्ट में मरने लगे तो उस टाइम उनका एक स्टेटमेंट था, सर दाद न सिर्रे दाद, मतलब मैंने सर कटवा दिया लेकिन अपना सर कभी भी औरंगजेब के सामने नहीं झुकाया। इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी जिसे आनंदपुर नगर कहते हैं। और यहाँ पे बाद में जो सिख के 10वें गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने यहाँ पर आकर के कार्य किया था। इन्हें जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उन्हें बाकला दा बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। 10वें और अंतिम गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जन्म वर्ष 1666 ईस्वी में हुआ था। और साथ ही ये याद रखेंगे कि 1699 ईस्वी में इन्होंने जो है प्रथा की स्थापना 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। और सिख जाति को ऐसे तो सैन्य के रूप में स्थापना किसने की थी? तो हरगोविंद ने। लेकिन अगर कहेंगे कंप्लीटली पूरी तरह से किसने सैन्य लड़ाकू जाति ही बना दिया सिख को, तो वो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म जानते हैं पटना साहिब में हुआ था। और इसके साथ ही इनकी जो कार्यस्थली थी वो पावोता नामक जगह खालसा पंथ की शुरुआत की थी। साथ ही इन्होंने एक लिखा था लेटर जफरनामा, जो औरंगजेब को लिखा था। और इसे किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये फारसी में लिखा गया था। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो ये है दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, उसके साथ ही विचित्र नाटक नाम का भी लिखे थे। और ये 10वें गुरु को 10वें पादशाह की उपाधि मिली थी, पादशाह की उपाधि। गुरु की गद्दी जो है, इनके बाद जो इनके 2 बेटे थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इसको औरंगजेब ने क्या किया था? मरवा करके पूरा दीवार में ही चुनवा दिया था, जिसकी वजह से 26 दिसंबर को इनका दिवस भी मनाया जाता है। 26 दिसंबर को मरवाया था, ये याद रखेंगे। और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया? इनके बेटे नहीं होने के कारण इन्होंने गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया। और साथ ही कहा कि जो गुरुवाणी है, मैंने जो बोला है, साथ ही अन्य गुरुओं ने जो प्रार्थनाएं दी हैं, उनके जो गुरुवाणी है उसे ही आज के बाद पूजा जाएगा। और गुरु का पद जो है वो ख़त्म कर दिया था। इनका जो है जो गुरु निर्वाचित हुए थे तो वो कहाँ पे हुए थे? मखोवल, आनंदपुर में। आनंदपुर की स्थापना किसने की थी? अभी पीछे मैंने बताया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे लिख कर बताएंगे। इन्होंने इसके साथ ही एक पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी। पाहुल प्रथा मतलब क्या है? तो पाहुल प्रथा वह होती है कि जाति बंधन तोड़ने के लिए एक कटोरे में सामूहिक पान, मतलब सब लोगों को एक ही कटोरे में खाना है, ताकि किसी में कोई जाति धर्म ना हो और सब जो है सर्वधर्म समानता के साथ सिख धर्म को अपनाने के लिए आगे बढ़े। इसीलिए इन्होंने पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी। इनका खालसा पंथ या खालसा आदेश जो है वर्ष 1699 में हुआ था। साथ ही इनका जन्म जो है 1666 में हुआ था। इनकी कार्यस्थली कहाँ थी? तो पावोता मैंने बताया, पुत्र का नाम बताया ही। और इनके पुत्र को मारने वाला कौन था? तो वजीर खान नामक आदमी था। वजीर खान ने इनको मारा था। उसके साथ ही ये जो है बाद में गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। और किसने किया था? तो ये गुल खान ने नांदेड़ नामक जगह पे किया था, नांदेड़ में। इसके साथ ही गुरु के जो जब 10 गुरु का पद समाप्त हो गया तो उसके बाद सिख साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया? तो सिख साम्राज्य का नेतृत्व जो है बंदा बहादुर के द्वारा किया गया था। इसे जो है मुख्य रूप से तेग बहादुर द्वारा इनको हेड बनाया गया था। और इसके बारे में डिटेल कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे कि इनका जन्म जो है बंदा बहादुर का पुंछ जिला रजौली गांव में हुआ था। इनका जो पूरे नाम था वो था लक्ष्मण दास। और इन्होंने एक किला बसाया था। वो कौन सा किला था? जो लोहगढ़ का किला बसाया था, जहाँ पर मुगलों से इनका संघर्ष होता है और वहाँ पर कई मुगल सैनिकों को मार दिया जाता है। बंदा बहादुर ने किसको मारा था? तो ये जो वजीर खां है जिसने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को मारा था, उसको मारने का काम किसने किया था? तो बंदा बहादुर ने वो बदला लिया था। इसके साथ ही इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इसकी मृत्यु वर्ष 1716 में गुरुदासपुर नांगल नामक जगह पे हुई थी। रंजीत सिंह, इसके बाद जो है जो बंदा बहादुर है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिसे कतलगढ़ी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बंदा बहादुर को मार दिया गया था। उसके बाद आते हैं सुकर चकिया मिसल। आप जानते हैं कि बहुत सारे मिसल हुए थे जब सिख साम्राज्य जो है एक तरह से अपने
बहुत ही डिम पड़ गया था। तो उस टाइम जो है मिसलों की स्थापना होती है। और मिसल कितने थे? तो टोटल 12 मिसल थे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? तो सुकर चकिया मिसल था, जिसके जो मेन थे रोल लीडर, उनका नाम था रंजीत सिंह। इनके पिता का नाम था महासिंह। रंजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। इनके साथ ही इसकी धार्मिक राजधानी थी जो कि अमृतसर थी, और अमृतसर के मंदिर के लिए इन्होंने काफ़ी दान भी किया था। और जब अमृतसर का इसके पास जब स्टार्टिंग में सिख साम्राज्य था तो काफ़ी कम ज़मीन या क्षेत्र थे, तो इन्होंने काफ़ी मुल्तान, लाहौर जैसी जगहों तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। और जब इन्होंने अमृतसर का किला जीता था तो वहाँ पर इन्हें एक तोप प्राप्त हुआ था, उसका नाम था जमजमा तोप। और उसके साथ ही लाहौर जीतने पर इन्होंने महाराजा की उपाधि भी धारण की थी। इनके वित्त मंत्री का नाम तथा विदेश मंत्री का नाम कई बार पूछा गया है। जो वित्त मंत्री का नाम याद रखेंगे दीनानाथ, तथा विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन थे। इन्होंने कौन कौन से जगह जीते थे उसका नाम, तो ये अरेंज वे में नाम लिखा हुआ है। पहले लाहौर जीता था, उसके बाद अमृतसर, फिर कांगड़ा, उसके बाद कश्मीर को चौथे नंबर पे जीता था। चौथे नंबर पे कश्मीर। इसके साथ ही कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा जिसे भारत से बाहर ले जाया जा चुका था, तो अफगान शाह शुजा से इन्हें कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। और ये जो रंजीत सिंह थे वो एक आँख के ही थे, मतलब इनकी एक आँख खराब थी। तो वो कहते हैं कि गुरु ने मुझे एक ही आँख इसलिए दी है ताकि मैं सभी धर्मों को एक समान रूप से देख सकूं, सभी लोगों को। तो ये समानता में विश्वास करते थे, इसी के कारण इनका जो साम्राज्य था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1839 में। और इनके संदर्भ में, इनके टाइम के बारे में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अमृतसर की संधि याद रखेंगे। तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। और ये किसके बीच हुई थी? तो मेटकॉफ और राणा महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। और उस टाइम वायसराय कौन था? तो वायसराय मिंटो प्रथम था। और इसके टाइम में जब संधि हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ था, उस संधि के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? तो ये कहा गया था कि सतलज के उत्तर का क्षेत्र है, उसमें महाराजा रंजीत सिंह जितना भी ज़्यादा दूर तक चाहे वो वहाँ पर शासन कर सकते हैं, अपना क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। परंतु सतलज के बाईं ओर का जो दाईं ओर का क्षेत्र था, वहाँ पर जो है अंग्रेज अपना साम्राज्य को, सूबेदारी को अपना बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर रंजीत सिंह एंट्री नहीं करेंगे। इसे अंग्रेजों के नाम पर एक धब्बा भी कहा जाता है। साथ ही सिख साम्राज्य के रूप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि के रूप में जाना जाता है, जिसे महाराजा रंजीत सिंह को अपना साम्राज्य बढ़ाने का काफ़ी महत्वपूर्ण मौका मिला। वो चूँकि जानते थे कि अंग्रेज जो है इतना ज़्यादा, वो उनका शिप जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उनसे मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ये संधि की थी। इसके टाइम में कुल 4 सूबे थे। 4 सूबे कौन कौन से थे? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। इनके पुत्र का नाम क्या था? खड़क सिंह और शेर सिंह था। शेर सिंह जो सिख युद्ध है उसमें भी कैप्टन गफ के साथ जो लड़ाई करते हैं वो यही शेर सिंह होते हैं। सिख साम्राज्य के अंतिम राजा का नाम पूछा जाता है तो ये दिलीप सिंह था। और सिख साम्राज्य में याद रखेंगे कि 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं। पहला जो हुआ 1845-46 जिसमें लाहौर की संधि हुई है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1946 ईस्वी को हुई थी। साथ ही इसी में पहले आंग्ल सिख युद्ध में एक और संधि हुई है जो है भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था, जिसमें चिलियांवाला का युद्ध हुआ था कैप्टन गफ और शेर सिंह के बीच में। कैप्टन गफ और शेर सिंह के बीच चिलियांवाला का युद्ध। और उसके साथ ही चार्ल्स नेपियर के साथ भी सेकंड आंग्ल सिख युद्ध में युद्ध हुआ था, जो चिनाब नदी के किनारे एक युद्ध होता है, चिनाब नदी के किनारे। रिवर का नाम याद रखेंगे। सिख अंडर अंग्रेज, मतलब सिख जो है अंग्रेज के अंडर कब आए? तो वर्ष 1849 में जब ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हार जाते हैं, उस टाइम लॉर्ड डलहौजी का टाइम था। तो 29 मार्च 1849 को पूरी तरह से सिख जो है अंग्रेजों द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। क्योंकि इस टाइम जो राजा दिलीप सिंह थे वो बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई में ज़्यादा तेज़ नहीं थे, इस वजह से इनको जो है कैप्चर कर लिया जाता है और इसको क्या किया जाता है, बर्मा या रंगून जो है और भेज दिया जाता है। इनकी वाइफ का नाम था महारानी जिंदा सिंह, याद रखेंगे। दोनों को जो है अलग कर दिया जाता है। इसके साथ ही सिख साम्राज्य में सिख जो बहुत बड़ा क्षेत्र था उस पर शासन करने के लिए एक 3 की परिषद बनाई जाती है, जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले। जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले ने
सिख साम्राज्य को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था और उस पर शासन की जिम्मेदारी संभाली थी। यहाँ पे इसके आगे मैं शेरशाह सूरी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि ये बिहार से संबंधित थे इसलिए इनके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही ये मेडाइवल हिस्ट्री का एक पार्ट है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो ये फरीद खां था और ये सासाराम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इनका नेम जो है शेरशाह सूरी इसलिए रखा था क्योंकि इन्होंने एक बार शेर से लड़ाई करते हुए शेर को खुद के हाथ से ही मार दिया था। तो यहाँ पे एक मोहम्मद बहार खान लोहानी नामक अफगान शासक था, उसने जब इसे देखा तो इसका नाम शेरशाह सूरी रख दिया। याद रखेंगे कि कई बार मोहम्मद खान लोहानी लिया रहता है, मोहम्मद खान लोहानी तो भी यही है, बहार खान लोहानी तो भी सेम आदमी है, दोनों नाम आप याद रखेंगे। पिता इनके शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन का था और ये सासाराम के जो है जमींदार थे, सासाराम के जमींदार थे। इन्होंने मारवाड़ का युद्ध लड़ा था और मारवाड़ का जब युद्ध लड़ा था तो ये इन्हें ऐसा फील हुआ कि लास्ट में अब मैं हारने पर हूँ। जब हारने लगे तो उसके बाद जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसके कारण फिर उन्होंने किसी तरह से उसको संभाला और फिर से मारवाड़ को पूरी तरह से जीत लिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो मारवाड़ का युद्ध जब हुआ था तो मारवाड़ साम्राज्य बहुत ही छोटा था, जबकि शेरशाह सूरी उस टाइम अपने काफ़ी ज़्यादा पांव फैला चुके थे। इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अभी मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता। कौन से युद्ध में स्टेटमेंट, तो मारवाड़ का युद्ध। उसके साथ ही इनका जो है प्रमुख युद्ध जो है हुमायूं के साथ होता है, जिसे हम चौसा का युद्ध तथा कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध भी जानते हैं। उसके साथ ही एक सूर्यगढ़ा का युद्ध भी था, वो किसने लड़ा था, तो शेरशाह सूरी ने लड़ा था सूर्यगढ़ा का युद्ध। इन्होंने बंगाल पर भी जो है अपना वहाँ पर जा कर के शासन किया था और उसको जीत लिया था। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ईयर याद रखेंगे 25 जून 1939 को शेर खां ने हुमायूं के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खां जीत गया था और हुमायूं को जगह छोड़ करके भागना पड़ा था। फिर से हुमायूं दोबारा युद्ध करने के लिए आता है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, जो 17 मई 1540 को हुआ था, परंतु वो पुनः हारता है और इतनी बुरी तरह से हारता है कि उसको जो है गंगा नदी में कूद करके भागना पड़ता है। और उसके बाद एक भिस्ती रहता है, उसने भिस्ती मतलब होता है वो नाविक, उसने हुमायूं की जान बचाई थी, जिसको बाद में वो एक दिन का बादशाह भी बनाता है। हुमायूं के बारे में याद रखेंगे कि वो 2 बार जो है साम्राज्य जीतता है। तो एक तो 1540 के पहले वो बना हुआ रहता है राजा, उसके साथ ही वो 1500 जब शेरशाह सूरी मर जाता है तो 1555 में वो पुनः महाराजा बनता है। एक सरहिंदी का युद्ध होता है, सरहिंदी का जब युद्ध होता है तो हुमायूं उसमें जीतता है और पुनः से गद्दी प्राप्त करता है। हुमायूं के टोटल 4 भाई थे, अस्किनी, हिंदाल। तो ये क्या करता है ना कि अपने भाइयों के साथ अपना साम्राज्य बांट देता है, जिसके कारण इसकी सेना कमज़ोर हो जाती है, इस वजह से वो हर जगह हारता जाता है। हुमायूं के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, इस वजह से वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता है। इसके बारे में हुमायूं के बारे में कहता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो हमीदा बानो बेगम था, और साथ ही इनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम जो रहती है, उन्होंने इसकी जीवनी लिखी है, तो याद रखेंगे हुमायूं की जीवनी किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। शेरशाह वर्सेस हुमायूं। इसके बाद क्या होता है, जब शेरशाह और सूरी हुमायूं से जीत जाता है तो वह सेकेंड अफ़गान शासन, दिल्ली में दूसरे अफ़गान शासन की शुरुआत करता है और साथ ही अल सुल्तान आदिल की उपाधि भी प्राप्त करता है। तो ये 1529 में, उससे पहले एक युद्ध लड़ा था, तो बंगाल के शासक कौन थे, नुसरत शाह, उसको हराया था और हजरते आला की उपाधि ली थी। इसमें एक रायसीन का युद्ध लड़ा था और रायसीन का युद्ध में कहते हैं इन्होंने महिलाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए थे, इसीलिए इसके साम्राज्य पे एक बड़ा ही काला धब्बा माना जाता है। कौन सा युद्ध, तो रायसीन का युद्ध। इनके विभाग का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो 2-3 इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। कानूनगो उनको कहते हैं जो भूमि रिकॉर्ड, अभी भी भूमि रिकॉर्ड जो रखते हैं उसको कानूनगो कहते हैं, तो उसकी शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। गुप्तचर विभाग का नाम क्या था, तो गुप्तचर विभाग का नाम था बरीदे मुमालिक। फौतदार किसको कहते थे, कोषाध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष फौतदार। रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था, तो रुपया सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था। और एक चांदी का रुपया होता था और तांबे का दाम, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता था, तो 1/64 का अनुपात था, 1/64 का अनुपात था।
रुपया में और तांबे का दाम में। उसके साथ बताएंगे चांदी का सिक्का सबसे ज़्यादा किसके टाइम में फेमस हुआ था, तो गुप्त काल में एक चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम चांदी का सिक्का भी स्टार्ट हुआ था। साथ ही अगर पूछा जाए कि सोने का सिक्का सबसे प्रथम किसने चलाया था, तो इंडो ग्रीक या ग्रीक यूनानियों ने सबसे पहले जो है इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने सोने का सिक्का चलाया था। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो ये कनिष्क के टाइम में हुआ था शुद्ध सोने के सिक्के। चांदी का सिक्का गुप्त साम्राज्य, शुद्ध सोने का कनिष्क के टाइम में कुषाण वंश जो कि कश्मीर में था। उसकी राजधानी क्या थी, पेशावर या पुरुषपुर। पट्टा एवं कपूलियत प्रथा किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने, और एक जरीबाना नामक कर लगाया था। इनके टाइम पे एक 32 अंक का गजे सिकंदरी और सन की डंडी का ये प्रयोग करते थे मापने के लिए, भूमि की माप के लिए। इसके साथ ही इनका कर कितना था कर व्यवस्था में, तो 1/3 कर लेते थे। एक किला एक कुहना नामक मस्जिद था दिल्ली में, एक पानी टंकी भी कहते हैं, पानी टंकी, वो भी दिल्ली में किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। साथ ही जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपका अमृतसर से लेकर के इधर लाहौर और इधर कोलकाता तक जाता था, तो वो दिल्ली से कोलकाता तक जाता था और उधर लाहौर तक था इसका डेवलपमेंट। इसको किसने स्टार्ट किया था, तो शेरशाह सूरी ने, जो बाद में लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। ये पाटलिपुत्र से पटना नाम करने के लिए जानते हैं और इसे 1541 में किया गया था। एक मलिक मोहम्मद जायसी, जिसे पद्मावत तो मूवी भी आई है, वो पद्मावत नाम की जो स्टोरी थी वो शेरशाह सूरी के समय में ही लिखी गई थी और उनके दरबारी थे मलिक मोहम्मद जायसी, उसने लिखी थी। इसके पुत्र का नाम क्या था, इस्लाम शाह, जिसने बाद में इसका मकबरा बनवाया था। एक 2 अस्पा सिंह अस्पा करके है, तो वो मैंने बताया यहाँ पे जहांगीर ने करवाया था। साथ ही एक अस्पा 2 अस्पा कहेगा तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत। एक स्टेटमेंट है, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क एवं सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। किसने कहा था, तो कानूनगो नामक आदमी था, उसने कहा था। और शेरशाह का मकबरा जो है हिंदू एवं ईरानी वास्तुकला का प्रथम उदाहरण कहा जाता है। इसकी मृत्यु क्या होती है, तो ये खुद की गलती से मरता है। कालिंजर नामक जगह पे वर्ष 1545 में एक तोप चलाते हुए ये तोप में आग लग जाती है और ये उससे खुद ही जल करके मर जाते हैं। अब शुरू करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि गवर्नर जनरल एवं वायसराय है। तो मैं इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बताते जाऊंगी, साथ ही उन्होंने क्या क्या कार्य किए जिससे क्वेश्चन आते हैं वो आप याद रख लेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नहीं है, सिर्फ गवर्नर है, तो कौन था, तो विलियम हेजेस नामक आदमी था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, जो कंपनी के अधीन बना था, तो वारेन हेस्टिंग्स। कब बना था, 1774 में। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में बनता है। उसके साथ ही पहला वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। और अंतिम गवर्नर जनरल भी इसी को कहा जाता है, जो 1857 की क्रांति के बाद वर्ष 1858 में बनाया जाता है। स्वतंत्रता के समय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। साथ ही स्वतंत्रता के बाद बना भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि भारतीय थे। बंगाल के गवर्नर, तो सबसे पहला बंगाल के गवर्नर में वेरेलस्ट का नाम याद रखेंगे, 1767 से 1769 तक था। उससे पहले जो है 1760 से 65 तक किसका था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और उसके साथ ही आगे भी वो रहता है 65 से 67। कर्टियर 1769 से लेकर के 72 तक है। आंग्ल मैसूर युद्ध और उसके टाइम में जो मद्रास की संधि हुई थी वो वेरेलस के टाइम में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद फिर से 1774 में एक्ट आने के बाद, जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके आने के बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनता है। रॉबर्ट क्लाइव, इसके टाइम में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध इसी ने लड़ा था। और उसके साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य की प्रमुख रूप से जो नींव रखी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के समय में रखी गई थी। इसने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित की थी। द्वैध शासन से तात्पर्य यह है कि राजस्व, सैन्य एवं विदेश मामले, ये जो है कंपनी ने इम्पोर्टेंट वाले अपने हाथ में रखे थे। साथ ही जो शासन जो था वो नवाब के हाथ में था। शासन नवाब के हाथ में, राजस्व, सैन्य और विदेश मामले किसके हाथ में, तो कंपनी ने खुद के पास रखे थे। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है
जिसमें शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह रहते हैं वो कंपनी को बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार की दीवानी प्रदान करते हैं। और कितने रुपए में प्रदान करते हैं? तो 26 लाख रुपए की इन्हें पेंशन दी जाती है। बंगाल का उपदीवान इस टाइम कौन बनाया जाता है? तो मोहम्मद रजा खां, तथा बिहार का उपदीवान तो राजा सिताब राय, दोनों का नाम याद रखेंगे। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला के साथ एक इलाहाबाद की दूसरी संधि भी होती है, जिसमें इसे कड़ा और मानिकपुर से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। विलियम पिट ने जो रॉबर्ट क्लाइव को था उसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन कौन थे? तो पहला गवर्नर जनरल अभी बताया मैंने, वारेन हेस्टिंग्स था। ये पूर्व में क्लर्क था। कहाँ पे? तो कोलकाता में। फिर ये कासिम बाजार का अध्यक्ष बना था। साथ ही अपने कार्यों के कारण इसे बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। जब बंगाल का गवर्नर जनरल पहली बार बनाया जाता है तो बंगाल के अधीन बंगाल के साथ साथ मद्रास एवं बम्बई के जो क्षेत्र हैं वो भी आ जाते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स के क्या क्या कार्य थे याद रखेंगे। कोषागार, इसने कोषागार क्या किया था? मुर्शिदाबाद से कोलकाता लेकर के आया था। इसने द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया उसको समाप्त करने का कार्य किया। साथ ही इसी के समय में वर्ष 1776 में मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद हुआ था, जिसका नाम था अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। प्रथम मदरसा किसके टाइम में स्थापित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, 1781 कलकत्ता। साथ ही संस्कृत यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने 1782 में की थी। उसके साथ ही 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुई थी। किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने, जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका भी इंग्लिश में अनुवाद किया था। इसने वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? 26 लाख की पेंशन को बंद करने का काम किया, मुगल बादशाह को जो मिलती थी। साथ ही इसके टाइम में एक उच्चतम न्यायालय कोलकाता में स्थापित हुआ था, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। तथा ही इसके साथ ही जो इसमें अन्य न्यायाधीश थे हाइड। 3 जो न्यायाधीश थे उसका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इन्होंने लगान हिसाब को तय करने के लिए एक राय रायन नाम के जो नया पद स्टार्ट किया था, जिसका पहला कौन बनाया गया था? तो राय दुर्लभ का बेटा राजवल्लभ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। साथ ही इसने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का विरोध में इस्तीफा दे दिया था। और जब ये इंग्लैंड गया तो इसके ऊपर जो है बर्क नामक आदमी ने महाभियोग चलाया था, लेकिन महाभियोग जो है वो बाद में हट जाता है। रिंग फेंस की पॉलिसी किसके लिए? तो किसने चलाई थी? तो यानी कि गोल घेरे की नीति, तो वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल है 1786 से 1793 एवं 1805 में पुनः बनता है, लेकिन ये जो है मर जाता है। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गाजीपुर यूपी में है, वहाँ पे हुई थी। नागरिक सेवा का जनक को लॉर्ड कॉर्नवालिस, कलेक्टर का पद लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में लाया गया था। इसी के टाइम में 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, जो 90% क्षेत्र पर था। 90% मतलब 10/11 भाग, 10/11 जो है कंपनी रखती थी। साथ ही 1/11 भाग किसके पास रहता था? तो जमींदारों के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 90% कंपनी, 10% जमींदार, यानी 10/11 कंपनी, 1/11 जमींदार। और स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो जॉन स्टोर ने। इसके साथ ही रैयतवाड़ी, अन्य भूमि व्यवस्था के बारे में जानेंगे। रैयतवाड़ी किसने स्टार्ट किया था? टॉमस मुनरो ने। 51% क्षेत्र पर लागू था। साथ ही पहली बार प्रयोग जो है रैयतवाड़ी का कहाँ पे किया था? तो बारामहल जिला 1792 ईस्वी में। इसके साथ ही 1820 में यह कहाँ शुरुआत किया गया था? मद्रास में टॉमस मुनरो ने किया था। और रैयतवाड़ी में लगभग 50 से 55% टैक्स लिया जाता था, यानी कि उपज का आधा भाग। महालवाड़ी किसने स्टार्ट किया था? तो ये हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। साथ ही मार्टिन बर्ड, चूंकि ये उत्तर भारत में स्टार्ट किया गया था, इसीलिए उत्तर भारत में कर व्यवस्था का जनक कौन है? तो मार्टिन बर्ड के नाम से जाना जाता है, मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। इसके साथ ही महाल का मतलब क्या होता है? जागीर या गांव होता है। 1935 भारत शासन अधिनियम 1937 जुलाई का चुनाव में लागू हुआ था। यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन सा क्षेत्र किसका कहाँ पे था, जो अभी आपने पढ़ा। देखिए ये व्यवस्था जो कर व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। कर व्यवस्था जो उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था? तो मार्टिन बर्ड था। महालवाड़ी किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में स्टार्ट किया। इस व्यवस्था के अनुसार कुल भूभाग का
95% निश्चित किया गया था, 95%, अतः यह असफल रही थी। उसके बाद 1833 में मार्टिन बर्ड के देखरेख में सुधारों के साथ महालवाड़ी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। इसने कुल उपज के 66% लगान तय किया, जिसे बाद में डलहौजी ने 50% कर दिया था। तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरुआत किया था? तो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर ने। क्योंकि बीपीएससी में मोर देन अबव वाला टॉपिक बहुत रहता है, तो तीनों का नाम याद रखेंगे, कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर। रैयतवाड़ी 1820 में कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो तथा एल्फिंस्टन ने। महालवाड़ी किसने? तो हॉल्ट मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड ने। आप इसका मैप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें सारे क्षेत्र बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पेन से अलग अलग कलर हैं। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था रेड कलर से दिया हुआ है, पूर्वी बंगाल, असम, बम्बई, कुर्ग तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ब्लैक पेन से जो दिया है वो स्थायी बंदोबस्त है। स्थायी बंदोबस्त 10/11 भाग या 89% टैक्स कहाँ पे था? तो बनारस में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में तथा मद्रास का उत्तरी जिला। और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो कहाँ पे था? ग्राम्य स्तर, पंजाब में, पश्चिमी यूपी दोआब क्षेत्र में कौन सा था? महालवाड़ी। मध्य भारत के भाग, गंगा घाटी और मराठा अधिकृत प्रदेश में कौन सा था? महालवाड़ी था। आगे देखते हैं हम लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। इसने सहायक संधि स्टार्ट किया था। ये सहायक संधि के बारे में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, उसने सहायक संधि को स्टार्ट किया था। परंतु इसका जो लागू हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। सहायक संधि क्या थी? तो जो राजा होते थे उनके क्षेत्र में क्या कहा जाता था कि सैनिक को रखना है, और सैनिक का रखने का खर्च जितना भी है वहन राजा करता था। राजा खर्च का वहन करता था, और उस सैनिक का प्रयोग कौन करते थे? तो जो अंग्रेज जो थे, या फिर अगर डुप्ले ने स्टार्ट किया तो वो सेना का उसका जब चाहे तब प्रयोग करता था। बदले में क्या था? वो आश्वासन देता था कि राजा को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वो उसकी रक्षा करेगा। सहायक संधि को किसने लागू किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। और सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर ने शुरुआत नहीं की थी। वेलेस्ली की सहायक संधि के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे आप याद रखेंगे, पहला क्षेत्र कौन सा था? सबसे 1 नंबर, 1 नंबर देखिए हैदराबाद। सबसे पहले कौन सा हुआ था? 1798 एवं 1800 में एक्सेप्ट किया था किसने? हैदराबाद ने। हैदराबाद के 2 नंबर में कौन सा? मैसूर 1799 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा हो गया आपका तंजौर अक्टूबर 1799 में। उसके बाद चौथा नंबर हुआ है आपका अवध, चौथे नंबर में 1804 ईस्वी में अवध। उसके बाद 5वें नंबर पे अवध जो है 1801 ईस्वी में हुआ है। अवध 1801 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया है। अवध के बाद 5वें नंबर पे हुआ है पेशवा वर्ष 1802 दिसंबर में। उसके बाद 6ठे नंबर पे बरार भोसले ने एक्सेप्ट किया था सहायक संधि वर्ष 1803 में। उसके साथ ही वेलेस्ली की सहायक संधि के कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र बताए थे। उसके साथ ही आपको इसमें यह याद रखना है कि अवध काश्तकारी अधिनियम 1886, बंगाल काश्तकारी अधिनियम वर्ष 1885, साथ ही दक्कन काश्तकारी अधिनियम वर्ष 1889 में आया था, ये याद रखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आप यह पॉइंट याद रखेंगे कि इसने चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था, जिसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। साथ ही तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। वर्ष 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी, और यह कॉलेज इस वजह से था कि जितने भी अंग्रेज लोग अगर भारत में प्रशासन हेतु आते हैं तो उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग की जाए। तो यह कॉलेज जो है सक्सेसफुल नहीं रह पाया है। इस वजह से वर्ष 1806 में इंग्लैंड के हेलबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई और कोलकाता का कॉलेज बंद हो गया। वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था। 1806 में वेलोर का विद्रोह हुआ था, जो किसके टाइम में हुआ था? तो जॉर्ज वार्लो के टाइम में हुआ था। मिंटो प्रथम के संदर्भ में चार्टर एक्ट 1813 का आया था, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को छीन लिया गया था तथा इसमें अन्य कंपनियों की एंट्री को सुविधा दी गई थी, परंतु चाय एवं चीन के साथ व्यापार को कंपनी के लिए सुरक्षित रख दिया गया था। इसके साथ ही यह अधिकार 20 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया था।
अगर आपको ये जानना हो कि अंग्रेज ने जो है भारतीय राजस्व से कब से पैसा लेना स्टार्ट किया, मतलब उन्हें वेतन कब से मिलना स्टार्ट हुआ, तो ये 1793 का चार्टर एक्ट से हुआ था, 1793 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड हेस्टिंग्स से आप ये याद रखेंगे कि इसके टाइम में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जो 1814 से 16 के दौरान हुआ था। इसमें संगोला की संधि हुई थी। पिंडारियों के दमन के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाना जाता है और पिंडारियों का हेड कौन था? वाशिर मोहम्मद, चीतू एंड करीम खां। इसे प्रेस पर प्रतिबंध के लिए जाना जाता है। साथ ही काश्तकारी अधिनियम 1822 का लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में आया था। लॉर्ड एम्सहर्ट वर्ष 1823 से 1828 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, जिसमें इसने आंग्ल बर्मा युद्ध के संदर्भ में 1824 से 26 का युद्ध हुआ था, जिसमें यांडबू की संधि हुई थी। याद रखेंगे, आंग्ल बर्मा युद्ध में यांडबू की संधि और अफगान युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो गंडमक की संधि हुई थी। 1824 के बैरकपुर का विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? तो ये भी लॉर्ड एम्सहर्ट के टाइम में हुआ था। विलियम बेंटिक का कार्यकाल वर्ष 1828 से 1835 तक का रहा है, जिसमें 1833 का एक्ट आया है। 33 का एक्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि इसके ही तहत वर्ष 1843 में दास प्रथा को बैन किया गया था। और कौन से एक्ट में? तो एक्ट 5 में दास प्रथा थी, 5 में दास प्रथा, और 15 एक्ट 15 में क्या था? तो 15 में एक्ट 15 में विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट किया गया था। और उसके साथ ही याद रखेंगे कि 1833 का एक्ट में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड मैकॉले को इसका हेड बनाया गया था। ये अस्थायी था, जिसे वर्ष 1853 के एक्ट के द्वारा अस्थायी विधि सदस्य बनाया गया था। इसके साथ ही राजा राम मोहन रॉय, जो सती प्रथा के उद्धार के लिए जाने जाते हैं, यह 1829 में इसका एक्ट लाया गया था और एक्ट नंबर 17 के तहत लाया गया था। उसके साथ ही ठग प्रथा को बैन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने। और विलियम बेंटिक के टाइम में 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुरुक को हड़प लिया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। यह 1835 से 36 में गवर्नर जनरल रहे थे। लॉर्ड ऑकलैंड, इसके टाइम में क्या हुआ था? तो फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के दौरान इन्हीं के समय में हुआ था। इसका कार्यकाल वर्ष 1836 से 42 तक का था। जो जीटी रोड था, जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था कलकत्ता से दिल्ली तक के लिए, इसकी मरम्मत किसने कराई थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड एलनबरो, इसका कार्यकाल वर्ष 1842 से 1844 तक का था। इसने सिंध के जो लोग थे, उसे जो शासन करने वाले थे, उन्हें अमीर कहा जाता था, उसका विलय किया था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। दास प्रथा का उन्मूलन जो वर्ष 1833 के एक्ट के तहत हुआ था, और इसका उन्मूलन किसके टाइम में किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो। कौन सा एक्ट? एक्ट 5। लॉर्ड हार्डिंग, इसे नरबली प्रथा बैन के लिए जाना जाता है, जिसके कारण उड़ीसा में खूंड विद्रोह भी हुआ था। ये कब हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग का टाइम था 1844 से 1848, उसी के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका कार्यकाल सबसे पहले वर्ष 1848 से 1856 तक का था। उसके साथ ही दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इसी के टाइम में लड़ा गया था, जिसमें रामनगर, चिलियावाला तथा चिनाब का युद्ध हुआ था। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध इसके समय हुआ था, जिससे लोअर बर्मा और पीगू का विलय कर लिया गया था। व्यपकत की संधि के लिए लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, जिसमें कौन सा क्षेत्र किस ईयर में विलय हुआ है, उससे क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो आपको मैं वो मैप में दिखाती हूँ। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य, तो देखेंगे सबसे पहले 1848 में सतारा, जो कि महाराष्ट्र में, उसे हड़पा गया था। सेकेंड नंबर में संभलपुर छत्तीसगढ़ में, 1849 में जैतपुर, उसके बाद 1853 में झांसी, 1852 में उदयपुर, 1854 में नागपुर और 1855 में करौली पंजाब को हड़पा गया था। साथ ही अंतिम रूप से अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके इसे हड़प लिया गया था वर्ष 1856 में। ईयर याद रखेंगे आप लोग। लॉर्ड डलहौजी ने सेना का हेडक्वार्टर जो है शिमला में स्थापित किया था, तथा तोप खाने का हेडक्वार्टर यह कोलकाता से मेरठ लेकर के गया था।
1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वह लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था। इसे रेलवे का जनक भी कहता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी और यह 34 किलोमीटर तक चली थी। तो आप लोग नाम बताएंगे कि पहली ट्रेन जो चली थी उसका नाम क्या था। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 तथा डाक टिकट जो कोलकाता से आगरा तक तार सेवा बिजली के रूप में चली थी, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। इसने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी निर्माण किया था। और यहाँ पर एक नाम बताया है मैंने, फर्स्ट ICS इंडियन सिविल सर्विसेज को किसने पास किया था? तो ऐसा इंडियन थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वायसराय और गवर्नर जनरल कैनिंग, वायसराय एंड गवर्नर जनरल दोनों इसलिए कहा है क्योंकि यह इसी के टाइम में 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसके कारण जो है गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म करके वायसराय का पद जनरेट किया गया था। तो ये किसके टाइम में हुआ था? कैनिंग के टाइम में। इसी टाइम 1858 का भारत शासन अधिनियम भी लाया गया था। भारत शासन अधिनियम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? तो इसमें एक राज्य सचिव का पद जनरेट किया गया था और उसके हेल्प के लिए कुल 15 सदस्यीय पद थे, और इससे पूर्व के जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसका अंत कर दिया गया था। साथ ही अगर क्वेश्चन में यह आए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत वो समाप्त कर दिया गया था। और इसके साथ ही ब्रिटिश का पूरी तरह से कंट्रोल, जो क्राउन का कंट्रोल होता है, वह जो है भारत पर स्टार्ट हो गया था। 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी, जो कि क्रमशः कोलकाता, मद्रास एवं बम्बई में हुआ था। और 1861, दोनों का ईयर याद रखेंगे, 3 हाई कोर्ट खुले थे कोलकाता, मद्रास और बम्बई में। महालेखा परीक्षक का पद, जो अभी कैग कहते हैं, उसका पद किसके टाइम में जनरेट हुआ था? तो कैनिंग के समय में। हालांकि 1919 के एक्ट से यह फिर से इसको नए रूप में लाया गया था। 1861 की पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि अलग अलग विभागों को अलग अलग पद प्रदान करना, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, फिर राजस्व विभाग हो गया, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। और 1861 का काउंसिल एक्ट, जिसके तहत जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की छूट प्रदान कर दी जाती है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी, और इसकी वैलिडिटी जो है 6 मंथ्स की होती थी, वो कैनिंग के टाइम लाया गया था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके साथ ही वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। यह पहली बार हुआ था। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 में इसका कार्यकाल रहा है, जिसके समय वहाबी आंदोलन हुए हैं। और लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 59 ईस्वी के दौरान रहे हैं, जिसके टाइम पे एक अकाल आयोग का गठन हुआ था। कैंपबेल ने इसका हेड किया था। इसके साथ ही अकाल आयोग में आप स्ट्रेची आयोग का भी नाम याद रखेंगे। अकाल के संदर्भ में 4 आयोग हुए हैं, एक रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, उसके साथ ही कैंपबेल आयोग, उसके साथ ही लॉयल आयोग और एक मैकडोनाल्ड आयोग है। ये 4 आयोग अकाल से रिलेटेड है, आप इसको याद रखिएगा। स्ट्रेची आयोग, कैंपबेल आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग। इसके साथ ही शानदार निष्क्रियता जो अफगान के संदर्भ में थी, उसे किसने लगाया था? तो वो लॉरेंस को इसके लिए जाना जाता है। पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो इंडिया से यूरोप के बीच में वर्ष 1865 में चली थी, वो किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड लॉरेंस ने किया था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल वर्ष 1869 से 72 का रहा है, जिसमें अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, साथ ही कृषि विभाग की शुरुआत की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 1872 के टाइम में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी, जिसे किसने करवाया था? तो लॉर्ड मेयो ने। एक अफगान का शेर अली अफरीदी था, उसने क्या किया था? इसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप पर कर दी थी। ये पहला ऐसा वायसराय, पहला और अंतिम था जिसकी हत्या की गई थी, वो सेल्फ नहीं मरा था।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसके टाइम में कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? भगत जवाहरलाल और राम सिंह कुका के द्वारा पंजाब में हुआ था 1872 से 76 ईस्वी के टाइम पे, नॉर्थब्रुक के समय। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल वर्ष 1876 से 80 का रहा है, जिसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जानते थे क्योंकि ये बहुत बड़ा साहित्यकार था। इसी के टाइम में स्ट्रैची आयोग अकाल से रिलेटेड आया है। उसके साथ ही पहला दिल्ली दरबार, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का आया था, जिसको पायनियर नामक अखबार ने सपोर्ट किया था तथा ये स्पेशली सोम प्रकाश नामक अखबार को बैन करने के लिए लाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन, इसे भारत का उद्धारक किसने कहा है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इसका कार्यकाल वर्ष 1880 से 84 तक का रहा है। पहली नियमित जनगणना करवाने की शुरुआत 1881 में इसी के टाइम में हुई थी। इसमें राजपूताना और हैदराबाद को इंक्लूड नहीं किया गया था। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। उसके साथ ही पहला कारखाना अधिनियम, तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसमें 7 साल से कम के बच्चे कार्य नहीं कर सकते थे। साथ ही 7 साल से 12 साल के बच्चों का कार्यकाल जो है, मतलब उसका टाइमिंग 9 आवर्स डिक्लेयर किया गया था। मतलब इससे पहले कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे कि किसको काम करना है फैक्ट्री में या नहीं करना है। तो इसने पहला फैक्ट्री एक्ट किससे रिलेटेड था? तो बच्चों से रिलेटेड था कि अंडर 7 वर्क नहीं कर सकते, बच्चे से रिलेटेड था, ये याद रखिएगा। हंटर आयोग 1882 में, जो कि प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड था, वो कब आया था? तो इसी के टाइम में। इसके साथ ही इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में आया था। इसमें क्या था कि पहले जो है सिर्फ यूरोपियंस ही जज बन सकते थे और यूरोपियों का केस लड़ सकते थे। तो इल्बर्ट बिल में यह लाया गया कि भारतीय जज भी है यूरोपियों का केस लड़ सकते हैं और उसके संदर्भ में फैसला कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में जो है रिपन को बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों की तरफ से विद्रोह को झेलना पड़ा था और लास्ट में उसे इस्तीफा देना पड़ गया था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल वर्ष 1884 से 88 का रहा है, जिसमें तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध वर्ष 1885 से 88 में हुआ था और फाइनली बर्मा को विलय कर लिया गया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1884 में लाया गया था। साथ ही 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि हुए थे। और लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी के रूप में कुछ ही लोगों का नेतृत्व करती है। इसे 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था कांग्रेस को? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। और कौन से जगह पे कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में था, उसमें हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहला कांग्रेस का जो सेशन चला था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। साथ ही पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे, दोनों के नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। लॉर्ड लैंसडाउन, इसका कार्यकाल वर्ष 1888 से 1894 का रहा है। इसके टाइम में डूरंड रेखा बनी है। साथ ही दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 का है। ये किसके लिए था? तो ये स्त्रियों के कार्य के संदर्भ में था। उनके कार्यकाल के घंटे तय किए गए कि वह 11 घंटे कार्य कर सकती हैं एक दिन में अधिकतम। उसके साथ ही साप्ताहिक 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान इसी के टाइम में किया गया था। एल्गिन द्वितीय, इसने भारत के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है तथा इसकी रक्षा भी इसी के बल पर करेंगे। लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल वर्ष 1899 से 1905 का रहा है, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो देखिए। टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम आया था। सिंचाई आयोग, जिसके हेड कौन थे? स्कॉट मॉनक्रिफ 1901 में। रेलवे आयोग रॉबर्टसन। रेलवे से एक ली आयोग जो है वो आपका प्रशासन से संबंधित था। रेलवे आयोग रॉबर्टसन। पुलिस आयोग जिसके हेड थे एंड्रयू फ्रेजर। और यूनिवर्सिटी आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रैले। इसी के टाइम में अकाल आयोग आया था, जिसकी अध्यक्षता की थी एंटनी मैकडॉनल्ड ने। इसने प्रांत एवं केंद्र स्तर पर गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी।
19 या 20 जुलाई, कहीं 19 कहीं 20 दिया रहता है, तो आप याद रखेंगे कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा की गई थी। साथ ही इसने जो है ये घोषणा कहाँ पर की थी, तो शिमला में की थी। बंगाल विभाजन के अपोज में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसका मुख्य गीत वंदे मातरम रहा था। तथा स्वदेशी आंदोलन को लीड किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इसमें बहिष्कार के संदर्भ में जो है सब प्रथम सुझाव किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। और इसमें 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया, जिसमें पूर्वी बंगाल में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र भी शामिल थे बंगाल के साथ। और इस दिवस को भारत में रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया कि हम लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम लोग एक हैं और हम लोग बंगाल विभाजन का विद्रोह करेंगे। मिंटो द्वितीय, इसका कार्यकाल 1905 से 1910 का रहा है, जिसमें 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। मुस्लिम लीग की स्थापना में किसका इम्पोर्टेंट हाथ रहा है, तो आगा खां, सलीमुल्लाह खां एवं वकार उल मुल्क, इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। 1907 में कांग्रेस की जो सूरत फूट हुई थी, जिसमें नरम दल एवं गरम दल के रूप में ये डिवाइड हो गया था। लाल बाल पाल वो गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष थे गरम दल में। 1909 के पार्लियामेंटो सुधार, जिसमें मुख्य रूप से जो है सांप्रदायिक रूप से डिवाइड कर दिया गया अलग निर्वाचन क्षेत्र, वो मिंटो द्वितीय के द्वारा किया गया था। हारिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 16 के दौरान रहा है, जिसमें 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जब जॉर्ज पंचम और मैरी जो है दिल्ली आए थे। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग बम कांड हुआ है, जिसमें हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था और इसमें अवध बिहारी चौधरी, भाई बाल मुकुंद जैसे लोगों का हाथ रहा था, जिन्हें बाद में फांसी की सजा भी प्रदान की गई थी। वर्ष 1916 में इसे BHU का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। दिल्ली दरबार में क्या क्या घोषणा हुई थी, तो उसके द्वारा ही बिहार का जो है स्वतंत्र रूप से फॉर्मेशन होता है, जो कि 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसके कारण इस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और बिहार पृथ्वी दिवस के बारे में याद रख लेंगे आप लोग कि 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। साथ ही दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, तो यह कोलकाता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली लिया गया था 1912 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम 1916 से 1921 का रहा है। लखनऊ समझौता कांग्रेस और लीग के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था तिलक और जिन्ना के संदर्भ में। और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल पुनः एकीकृत हो गए थे, जिसका नेतृत्व किया था तिलक और एनी बेसेंट ने। इसे होम रूल लीग मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, जहां होम रूल के नाम से ट्रेन भी चलाई गई थी और यहाँ के लोग सब कांग्रेस और लीग का विभाजन को पुनः जोड़ने के लिए आए थे। 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, वो भी आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था और तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध भी इसी के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड रीडिंग वर्ष 1921 से 26 के टाइम में इसका कार्यकाल था। यह एकमात्र यहूदी वायसराय रहा है। इसके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी, जिसका बहुत ज़्यादा घोर विरोध भी हुआ था। 1922 में इलाहाबाद में भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। लॉर्ड इरविन वर्ष 1926 से 31 तक इसका कार्यकाल रहा है। इरविन के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं अंडरलाइन करके बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ये 7 सदस्यीय था। साथ ही ये याद रखेंगे कि इसका फॉर्मेशन एक्चुअल में 1927 में हुआ था, लेकिन यह भारत कब पहुंचा, तो भारत 3 फरवरी 1928 यानी कि वर्ष 1928 में आया था।
1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया और ये लाहौर में रावी नदी के तट पर दिया गया था। और इसी के द्वारा वर्ष 1930 में पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को तारीख तय की गई थी और उस दिन स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया था कि हम किस तरह से भारतीय लोग मिलकर के अपना संविधान क्रिएट करेंगे। इसमें तेज बहादुर सप्रू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमानों को अलग से आरक्षित क्षेत्र प्रदान किए जाए, मतलब उनके लिए 1/3 जो है सीटें हमेशा रिजर्व होनी चाहिए। 5 मई 1930 को नेहरू रिपोर्ट प्रदान की जाती है। इसके साथ ही 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था और इसमें याद रखेंगे कि इरविन के समय में गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो 1930 में, 1931 और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वर्ष 1932 में हुआ था। कांग्रेस ने सिर्फ एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और वह दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। लॉर्ड वेलिंगटन, इसका कार्यकाल वर्ष 1931 से 36 तक का रहा है, जिसके टाइम पे सांप्रदायिक पंचाट मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को लाया गया और जिसे ख़त्म करने के लिए, यानी कि इसमें दलित क्षेत्रों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके उसे अलग करने की कोशिश की गई थी। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र को गांधी जी ने पूना में आमरण अनशन करके इसे पुनः विलय करवाया था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है और यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसमें 71 से बढ़ा करके 147 सीटें जो है दलितों को प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिनलिथगो, इसके टाइम में वर्ष 1936 से 43 है। पहली बार चुनाव भारत में करवाए गए थे 1937 में, जहां पे कांग्रेस को कुल 6 प्रांतों में बहुमत मिली थी। साथ ही इसने 2 अन्य प्रांतों में गठबंधन करके सरकार का गठन किया था। ये 6 प्रांत कौन कौन से थे? तो बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम, जहाँ पे इनकी सरकार बनाई गई थी। पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, साथ ही इसे प्रस्तुत किसने किया था? तो फजलुल हक। इसके संदर्भ में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो नाउ और नेवर नाम का पैम्फलेट जारी करके चौधरी रहमत अली ने इसे जारी किया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में लाया गया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसका पूरी तरह से विरोध हुआ था और इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसमें कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस ही दिया जाएगा और 1942 तक पूरी तरह से भारत जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, जहां पर भारत को क्या किया गया था? वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था, इसीलिए क्रिप्स मिशन का डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट नहीं किया गया। 9 अगस्त 1942, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मुंबई का ग्वालिया टैंक में 8 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन को सहमति प्रदान की गई थी और अंग्रेजों को इसकी जानकारी होने के बाद ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जितने भी क्रांतिकारी नेता थे या फिर कांग्रेस के नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और यह चला था 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर, जिसमें गांधी जी, सरोजनी नायडू और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो उन्हें बांकीपुर जेल और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट जेल में कैद रखा गया था। इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहते हैं। इसी के टाइम में जयप्रकाश नारायण जो है वो आज़ाद हिंद दस्ता चलाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने नेपाल के जो है राजविलास जंगलों से इसका नेतृत्व किया था, राजविलास के जंगल। 22 दिसंबर 1939 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, क्योंकि कांग्रेस के बिना
परमिशन लिए हुए अंग्रेज़ों ने यह घोषणा कर दी थी कि 1939 से 1945 तक चलने वाले द्वितीय विश्व युद्ध में भारत जो है ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा। और इसके विरोध में कांग्रेस की 1937 की बनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते हुए इसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल वर्ष 1944 से 1947 तक का रहा है, जिसके समय में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? इसमें वार्ता के लिए कौन कौन गए थे? तो कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना आए थे, परंतु यह सम्मेलन विफल हो गया था। 1945 में चुनाव हुए थे और कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में लाया गया था, जिसके 3 सदस्य कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। माउंटबेटन का कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक रहा। यह मुख्य रूप से भारत विभाजन तथा भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में भारतीयों को पूर्ण रूप से शासन प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपे जाने के समय लाए गए थे। माउंटबेटन प्लान, जिसे डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, यह 3 जून 1947 को लाया गया था। यह 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और इसे स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। इसके साथ ही 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। दादा भाई नेहरू, इसके बारे में याद रखेंगे कि ये लिबरल पार्टी से फिन्सबरी में वर्ष 1892 में चुनाव जीते थे तथा अभिनव भारत की शुरुआत किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने। पी.एन. बापट जो है अभिनव भारत के सदस्य थे। इन्होंने बम बनाना सीखने के लिए ये कहाँ गए थे? तो पेरिस गए थे। कौन से कमेटी से थे? तो अभिनव भारत से, जिसे मित्र मेला के रूप में भी जाना जाता है अभिनव भारत को। भवानी मंदिर नामक पत्रिका या संगठन की शुरुआत किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष ने की थी। इसने युगांतर नामक समाचार पत्र भी शुरू किया था वर्ष 1906 में। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर बम कांड से प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि इन्होंने जो है वहाँ के जज जो थे किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, परंतु गलती से बम जो है कहीं और गिर जाता है और इसमें कैनेडी जो मुख्य रूप से भारतीयों के सपोर्टर थे, उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो जाती है। तो प्रफुल्ल चाकी जो है वो मुकदमा से बचने के लिए क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस को बाद में 30 अप्रैल 1908 में किए हुए मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। इसके वकील कौन थे खुदीराम बोस के? तो कालिदास बसु। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। एक आर्य महिला सभा था, उसकी स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। संथाल विद्रोह जो 1855-56 के द्वारा सिंधु कान्हू चांद और भैरव के द्वारा किया गया था, उसका क्षेत्र था राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि भागलपुर में है। और इसका प्रतीक कौन सा था? तो साल वृक्ष इसका प्रतीक था। इसके टाइम पे 30 जून 1855 के टाइम में यह विद्रोह हुआ था और इसकी वजह से जो है वहाँ पर मार्शल लॉ भी लाया गया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन बिहारी दास ने की थी और न्यू लैंड्स फॉर ऑल, सावित्री और वंदे मातरम, ये तीनों जो है ये बुक्स जो है लिखे गए हैं अरविंद घोष के द्वारा लिखे गए हैं। अरविंद घोष जो बाद में पांडिचेरी चले जाते हैं। ये गर्म दल के नेता रहते हैं पर बाद में पांडिचेरी चले जाते हैं। उत्तर मेरूर का शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये चोल से संबंधित है। ग्राम प्रशासन या स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। पुर्तगाली ये गोवा, दमन एवं दीव पर कब तक के लिए रहते हैं? तो ये वर्ष 1961 तक रहे थे। सिंध डाक की शुरुआत किसने की थी? बर्टल फ्लोरे ने 1 जुलाई 1852 को। मलिक अंबर जो भू राजस्व प्रणाली के लिए जाना जाता है और इसी को शिवाजी ने अपनाया था। कितना? तो 1/3।
कोंडाना का किला भी जीता था किसने, तो शिवाजी ने जीता था। और इसे ही जो है औरंगजेब ने कैद भी कर लिया था, जो बाद में शिवाजी वहाँ से निकल करके आ गए थे, इसीलिए औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। वर्ष 1860 में पहला बजट तैयार किया था, तो किसने किया था, जेम्स विल्सन ने। इसे इनकम टैक्स कानून का जनक भी भारत में या स्टार्ट करने का श्रेय भी जाता है। डूरंड रेखा लैंसडाउन के टाइम में। केंद्रीय पुरातत्व एवं पुस्तकालय की स्थापना को विभाग की स्थापना कब हुई, 1902 में। वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1864 में। और वन अधिनियम लाया गया था 1865 ईस्वी में। कांग्रेस जो है उसके सेकेंड सेशन में पहली बार बिहार से लोग गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। कौन कौन, तो शालिग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह, पूर्णेंदु नारायण। चैत्य क्या होते हैं, तो चैत्य जो है बुद्ध से संदर्भित पूजा स्थल होते हैं और निवास स्थलों को विहार कहा जाता है। दीन इलाही धर्म जो है अकबर ने चलाया था, जो कि मात्र किसी एक पर्सन जो बिरबल है उसी ने एक्सेप्ट किया था। बिरबल का नाम क्या था, महेश दास। एलोरा की गुफा किससे संदर्भित है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन से, जिसमें 12 गुफाएं जो हैं हिंदू जैन से 12 गुफाएं जो है बौद्ध से संदर्भित हैं, बौद्ध धर्म से। प्राचीन काल में व्यापारियों के निगम को क्या कहते थे, तो मणिग्रामम कहते थे। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है। और जबकि इनकी माँ का नाम याद रखेंगे महामाया, और इनकी जो सौतेली माँ थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि कोलीय वंश से थी, कोलीय वंश। MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसने बिहार का सूबेदार किसे बनाया था, तो मखदूम तुगलक को बनाया था। पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद को जोड़कर किसने देखा था, तो लाला लाजपत राय ने देखा था। जहांगीर मेवाड़ का बिना अभियान चलाया था, जिसमें किसे नेतृत्व किया था, तो महावत खान ने। और इसने मलनाड कर्नाटक हेतु भी अपना अभियान चलाया था। ये नीचे में जो लिखा हुआ है ये जो है झूम खेती, जो काटो और जलाओ खेती के नाम से भी जाना जाता है, वो अलग अलग देशों में किन नामों से जानी जाती है, तो मैक्सिमको में मिल्पा के नाम से, कांगो में मसोले के नाम से, चीना, श्रीलंका और लदांग इंडोनेशिया या मलेशिया में जानी जाती है क्या, झूम खेती। गंगा का मैदान कैसे बना है, तो नवीन क्वार्टनरी मैदान में गंगा का मैदान आता है। 1962, 1971 तथा 1975 3 बार आपातकाल लाया गया था। और प्रोलैमिन्स कहा जाता है, नामक प्रोटीन होता है किसमें, तो एग वाइट में होता है प्रोलैमिन्स प्रोटीन। आज की सीरीज में इतना ही, आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर लेंगे और की पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेंगे। Like, share and subscribe this channel for more updates. Thank you.